हाँ जी, हम कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स जो है, प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से वो 4 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट होते हैं प्राइमरी प्रोटीन्स, सेकेंड सेकेंडरी प्रोटीन्स, थर्ड होते हैं टर्शरी प्रोटीन्स और फोर्थ होते हैं क्वार्टिनरी। प्राइमरी प्रोटीन्स कैसे प्रोटीन्स हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर फैशन। लीनियर, एक लाइन में जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। एक जो है ये कार्बन होगा, ये इसके साथ एक हाइड्रोजन, तो इधर नाइट्रोजन, ठीक है। फिर इधर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, और इस तरह से जो है इसका एक जिगजैग तरीके से लीनियर फैशन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ये सब जिगजैग होंगे। कार्बन जो है एक लीनियर फैशन में लगे हुए हैं, एक लाइन में लगे हुए हैं। अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऐसा है तो वो प्रोटीन क्या कहलाएगा? इट विल बी अ प्राइमरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन क्या होगा? अगर स्पाइरल की फॉर्म में है, कार्बन के जो इसके अंदर एटम्स हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे एक कार्बन जो है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस तरह से ये स्पाइरली अरेंज्ड है। जो सेकेंडरी टाइप का प्रोटीन है ये हमें मिलता है केराटिन के अंदर। केराटिन मैंने आपको बताया था, केराटिन ऐसा प्रोटीन है जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाला है। कहाँ पर मिलता है? हमारे हेयर और स्किन के अंदर। हमारे हेयर और स्किन इस तरह की स्पाइरल प्रोटीन से बने हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाले। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? हाईली बेंट होता है, बहुत मतलब इसके अंदर जो है घुमाव बहुत सारे आते हैं, इस तरह से मुड़ा हुआ भी है और स्पाइरल भी है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर प्रोटीन का है तो वो प्रोटीन कहलाता है टर्शरी प्रोटीन। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब टर्शरी स्ट्रक्चर वाले हैं। एग का जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है दैट इज आल्सो अ टर्शरी स्ट्रक्चर। और हमारी मसल्स का जो प्रोटीन है दैट इज मायोग्लोबिन। हमारी मसल्स के अंदर प्रोटीन होता है मायोग्लोबिन, दैट इज आल्सो अ टर्शरी टाइप ऑफ प्रोटीन। और फोर्थ होता है क्वार्टिनरी। क्वार्टिनरी प्रोटीन कौन सा होता है? जिसमें एग्रीगेशन होती है कई चेन्स की, कई सारी चेन्स जो है वो मिलकर एक प्रोटीन बना रही हैं। ऐसी ही कई सारी चेन्स आपस में उलझी हुई पड़ी हैं, तो दैट इज क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है दैट इज हैविंग अ क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बेसिक जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोटीन्स क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर? अगर हम पर्टिकुलरली लें तो स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे प्रोटीन। बॉडी का सारा स्ट्रक्चर प्रोटीन बनाता है, जैसे कि हमने अभी किया केराटिन जो कि स्किन एंड हेयर बना रहा है। इसी तरह से एक प्रोटीन होता है कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन जो है वो बनाता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मींस ब्लड। हमारी बोन्स के अंदर जो बोन मैरो भरा हुआ है दैट इज आल्सो कोलेजन। हमारी बोन जो है वो भी कोलेजन से बनी है। हमारे जो कार्टिलेजेस है वो भी कोलेजन प्रोटीन से ही बने हैं। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एंजाइम्स। यस राघव, एंजाइम भी मैम प्रोटीन बाय से बने। मिस्टेक हो गया था मैम। हाँ जी, बाय मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। जैसे कि डाइजेशन में हमने पढ़े थे एंजाइम, पैप्सिन, अमाइलेज, ये सब एंजाइम्स भी बेसिकली
प्रोटीन से ही बने हैं। तो प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का हर एक स्ट्रक्चर जो है उसको बना रहा है। अगली डिस्कशन हमारी चलेगी अब एंजाइम्स के बारे में। ये तो हमें पता चल गया एंजाइम्स क्या है। एंजाइम, यस पावनजोत। मैम जो टर्शरी और क्वार्टिनरी है मैम, उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा डाउट है, फर्क उनमें क्या डिफरेंस है? ये एक चेन है, अब ऐसी कई सारी चेन्स आपस में उलझ जाएंगी। ये मैं एक चेन बना रही हूँ। इस तरह से उलझी हुई कई चेन्स, एग्रीगेशन ऑफ मैनी चेन्स, कई सारी चेन्स मिलकर इस तरह से क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है। यस मैम, क्लियर है। So next very very important topic is enzymes. एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि एंजाइम्स जो है बेसिकली प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स जो है सबसे पहले डिस्कवर किए थे एडवर्ड बुचनर ने, एक्सीडेंटली, कुछ जो है अपनी रूटीन वर्क करते हुए एक्सीडेंटली उनको जो है नोटिस हुआ कि ये प्रोसेस कैसे फास्ट हुआ है, ये प्रोसेस इस चीज के ऐड करने से किस तरह से जो है वो स्पीड अप हो गया है। तो उन्होंने डिस्कवर की, उस पर रिसर्च की और डिस्कवर किए एंजाइम्स। ठीक है। एंजाइम्स को जो है अलग से नॉमेनक्लेचर दिया गया। अगर मैं आपको कुछ सिंपल एंजाइम्स के नाम बताऊं, जैसे कि हमने डाइजेशन में भी पढ़े थे, तो लाइपेज, ठीक है, पेप्टिडेज, ठीक है, अमाइलेज। एक चीज नोटिस करो कि सबके पीछे जो सफिक्स है दैट इज एज। ये एज सफिक्स जो है एंजाइम्स के पीछे जो है नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले ये चीज जो है वो प्रपोज हुई थी कि पीछे एज लगाएं। तो कभी जो एंजाइम्स हैं जिस चीज पर एक्ट कर रहे हैं उस चीज के नाम के पीछे एज लगाकर भी हम उनका नाम बना सकते हैं। नॉमेनक्लेचर के इसके और भी रूल्स हैं, अकॉर्डिंग टू किस तरह की वो रिएक्शंस कर रहा है, एंजाइम जो है किस तरह के रिएक्शंस में काम कर रहा है, उसके हिसाब से भी हम एंजाइम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हो गया सफिक्स लगा दो, ये तो उसका नॉमेनक्लेचर हो गया। अब हम एंजाइम्स को अलग अलग नेम भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन इन विच दे इन्वॉल्व। जैसे कि एक तरह के एंजाइम होते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, मतलब ऐसे एंजाइम्स क्या करेंगे, दे विल डू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों तरह के रिएक्शंस करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोडक्ट है हमारे पास, कोई एक सबस्ट्रेट है ए, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक और सब्सटेंस है बी, कोई भी एलिमेंट है, इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको कन्वर्ट करना, इसका एक इलेक्ट्रॉन बी वाला ए के अंदर चला जाए तो ए विल बी दिस एंड बी विल बी लाइक दिस। तो ये इलेक्ट्रॉन का एक ने डोनेट किया और एक ने रिसीव किया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो जो एंजाइम्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ कर रहे हैं, इस प्रोसेस में जो एंजाइम्स यूज होंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ठीक है। फॉर एग्जांपल कैटालेज एक एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है, और पर ऑक्सीडेज, ये दो एंजाइम्स हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ करते हैं। सेकेंड क्लास एंजाइम की हो सकती है ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस मतलब जो कुछ ट्रांसफर कर रही है। सपोज कर लो ये एक प्रोडक्ट है, तो भी सबस्ट्रेट है ए, इसके पास कुछ भी एक जो है
फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ, और ये दूसरा एक प्रोडक्ट है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर ये अपना फंक्शनल ग्रुप बी को ट्रांसफर करता है, इट विल बी लाइक दिस। रिएक्शन के बाद ये फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, इथाइल मिथाइल कोई भी चीज हो सकता है, वो इसने इसको ट्रांसफर कर दिया है। तो ये ट्रांसफर करने वाले एंजाइम्स जो ट्रांसफर का प्रोसेस कर रहे हैं, इस क्लास के एंजाइम्स क्या कहलाएंगे? ट्रांसफरेजेस। जैसे कि एक एंजाइम है ट्रांसएमाइनेज। अब एज तो पीछे लगना ही लगना है, पता चल रहा है कि अमाइनो ग्रुप को, ये X की जगह NH2 था A के ऊपर, अब ये इसके ऊपर लिखा। अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला एंजाइम ट्रांसएमाइनेज, ठीक है। इसी तरह से कीटो ग्रुप को करने वाला ट्रांसकीटोलेज। ये एंजाइम्स किस क्लास में आ जाते हैं? ट्रांसफरेजेस में। इसी तरह से और भी रिएक्शन कुछ एंजाइम्स कर सकते हैं, हाइड्रोलेजेस। ऐसे एंजाइम्स जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस मींस ब्रेक डाउन, हाइड्रोजन या किसी भी बॉन्ड का ब्रेक डाउन करना। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, दे ऑल आर हाइड्रोलेजेस, क्योंकि बेसिकली डाइजेशन में क्या हो रहा है, एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो सभी रिएक्शंस क्या है? बॉन्ड तोड़ने वाली। जैसे कि आपने चीनी खाई, दैट इज सुक्रोज। आपने पानी पिया, बिना वाटर के डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो सुक्रोज वाटर की प्रेजेंस में जो उसका ब्रेक डाउन होगा इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो कि स्मॉल सुक्रोज है। मतलब सुक्रोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो बॉन्ड्स थे वो तोड़ दिए गए और उनको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और ये प्रोसेस कब होगा? जब एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो सुक्रोज पर एक्ट करने वाला एंजाइम सुक्रेज, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है एंजाइम की, दैट इज लाइसेस। लाइसिस क्या है? जो कि लाइसिस कर रहे हैं, यानी कि अब वो सबस्ट्रेट को स्प्लिट कर रहे हैं, बॉन्ड्स नहीं तोड़ रहे, सबस्ट्रेट को ही एक उसका कोई पार्ट तोड़कर किसी दूसरी जगह पर लगा रहे हैं। जैसे कि आप ये देखो कि एक कोई प्रोडक्ट है ए और इसके साथ कुछ अटैच्ड है, समथिंग एक्स, बी के पास कुछ भी नहीं है। तो अब ये जो एक्स है इसको यहाँ से लाइसिस करके, इसको यहाँ से तोड़कर बी के पास इसको अटैच कर देना। दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स आर लाइसेसिस। लाइसेसिस मतलब जो कुछ लाइसिस कर रहे हैं, कुछ एक चीज को तोड़कर किसी दूसरी जगह अटैच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफरेसिस भी तो यही करते थे। ट्रांसफरेजेस तो एक कोई फंक्शनल ग्रुप को कर रहे हैं पूरा, ये पूरे ग्रुप को नहीं कर रहे हैं। इसमें हमने एक फंक्शनल ग्रुप करा था। ट्रांसफर क्या हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? OH, COOH, ठीक है, मिथाइल ग्रुप। ये कोई एक पर्टिकुलर हो सकता है, एक कार्बन हो अकेला, हो सकता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो सिर्फ, ये फर्क है। जैसे ओके मैम, थैंक यू मैम। लाइसिस का एग्जांपल हो सकता है एल्डोलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये आपने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? रेज योर हैंड्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ पढ़ा है आपने? कौन बच्चा बताएगा जल्दी से? किसी को नहीं आ रहा? इतना रटवाया था ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें, लिखवा लिखवा के मैं थक गई थी, बोर हो गई थी। हाँ जी, चलो एक रेस हुआ। हाँ जी दिव्यम, कहाँ पढ़ा था आपने? मैम ब्रीथिंग वाले चैप्टर में किया था। ब्रीथिंग वाले चैप्टर में किया था, चलो ठीक है। किस टॉपिक के अंडर? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आपने किया था।
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड फिर वापस जो है इसी में ही टूटता रहता है, रिवर्स रिएक्शन चलते रहते हैं ड्यू टू कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, तो ये लाइसिस भी कर रहा है और जोड़ भी रहा है, दोनों ही। एक एंजाइम का जरूरी नहीं एक ही काम हो, दो फंक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें इसका फंक्शन लाइसिस का भी है। नेक्स्ट अगेन जो है एक क्लास आ सकती है एंजाइम की, आइसोमेरेजेस। आइसोमर क्या होते हैं, जिनके अंदर कंपोनेंट सेम है लेकिन वो कंपोनेंट अलग जगह पे, डिफरेंट जगह पर लगे हुए हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं आइसोमर्स। जैसे मेरे पास ये एक कार्बन है, इसमें यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। एक दूसरा कार्बन है, इसमें यहाँ पर इस पोजीशन पे नाइट्रोजन है, इस पोजीशन पे ऑक्सीजन है और इस पोजीशन पे हाइड्रोजन है। तो बेसिक कंपोनेंट्स इसमें चार ये सेम है, सिर्फ उनकी पोजीशन डिफरेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, दे विल बी द आइसोमर्स। एक जैसे दिखने वाले, थोड़ी सी पोजीशन उनकी अलग है। ठीक है, तो ऐसा ही आइसोमेरेज एंजाइम एक्ट करता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। आपको डाइजेशन से रिलेटेड मैं बार बार एक बात बताती हूँ, हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो टूटकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनटू द ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये ग्लूकोज कहाँ जाती है, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। तो सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज का टूट जाना। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, जिसमें कि सबसे पहले ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला है वो जो है उसका ब्रेकिंग होती है। तो इसका फर्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या होता है, आइसोमेरेजेस एंजाइम एक्ट करते हैं जो ग्लूकोज को उसी के ही आइसोमर फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, थोड़ा सा जो है डिफरेंस है कि कौन सा जो है ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह का जो काम कर रहे हैं, आइसोमर्स को बना रहे हैं जो एंजाइम्स, वो क्या कहलाएंगे, आइसोमेरेजेस। जैसे इस केस में जो एंजाइम काम कर रहा है, दैट एंजाइम इज फॉस्फोहेक्सोकाइनेज। एज तो सब में लगेगा ही लगेगा। ठीक है, हेक्सो मीन 6, एक फॉस्फेट वाला 6 कार्बन वाला कंपाउंड को उसके आइसोमर में बदलने वाला एंजाइम फॉस्फोहेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट जो क्लास है एंजाइम की, दैट इज लाइगेज। लाइगेट करना होता है जोड़ना, जो किसी चीज को जोड़े, दैट इज लाइगेज। अब यहाँ पर क्या जोड़ना है हमने, बॉन्ड्स। जो नए बॉन्ड्स बनाता है दैट इज लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम जो है कहाँ काम आता है, बायोटेक्नोलॉजी में। बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डीएनए है और हम उसका कोई भी एक हिस्सा, इसके ऊपर जो जीन्स लगे हुए हैं, हम इन 2 जीन्स को चाहते हैं निकालना। तो हम क्या करते हैं, इतना पार्ट जो है इसका डीएनए का, इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, कट करने के बाद इस पार्ट को हम ये निकाल कर अलग कर देंगे, और ये मैंने ब्लैक से जो दिखाया है, यहाँ पर हम एक नई तरह का डीएनए जोड़ देते हैं। सपोज किसी एनिमल का ये वाला डीएनए था, ये खराब था, रेड वाला जो मैंने पहले बनाया था, और अब हम क्या करते हैं, उस खराब वाले डीएनए को निकालकर उसकी जगह ये अच्छा वाला डीएनए मैंने अटैच कर दिया है। ठीक है, तो मैं अटैच कैसे करूंगी इस डीएनए को, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड एज लाइगेज। ठीक है, लाइगेज बेसिकली बॉन्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये थी वेरियस क्लासेस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, सिंपली आपको पता होना चाहिए हर एक का एक एक एग्जांपल, लाइगेज का, आइसोमेरेज का, 66 क्लासेस का एक एक एग्जांपल आपको मालूम होना चाहिए। एंजाइम्स को हम और एक तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ एंजाइम्स जो हैं वो होते हैं सिंपल, कि उनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं,
जो एंजाइम्स बने हुए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से, उनके अंदर और कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, ऐसे एंजाइम्स कहलाएंगे सिंपल एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल पैप्सिन जो डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टमक में रिलीज होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम, अनदर डाइजेस्टिव एंजाइम जो पैंक्रियास से रिलीज होता है। तो ये एंजाइम्स क्या है, दीज आर सिंपल एंजाइम्स। और दूसरे एंजाइम्स होते हैं कॉन्जुगेट एंजाइम्स। कॉन्जुगेट एंजाइम्स का एक और नाम है कोलोजाइम्स। ये इस तरह के एंजाइम है, ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके अंदर जो है प्रोटीन भी होता है और एक नॉन प्रोटीन भी पार्ट होता है। पूरी तरह से ये एंजाइम्स प्रोटीन नहीं है, दे कंटेन टू पार्ट्स, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन। जो इसका प्रोटीन पार्ट है उसे हम नाम देते हैं, प्रोटीन पार्ट को हम कहेंगे एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। को मीन्स कोऑर्डिनेट करने वाला, साथ में काम करने वाला। मेन जो प्रोटीन वाला पार्ट है दैट इज एपो एंजाइम एंड दिस इज कोफैक्टर। ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में नीट में बहुत बार पूछी जाती है। एपो एंजाइम क्या है, मोनो एंजाइम क्या है, कोफैक्टर क्या है, इनमें से कौन प्रोटीन वाला पार्ट है या नॉन प्रोटीन पार्ट है, इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपको। ठीक है, तो प्रोटीन पार्ट जो है कॉन्जुगेट या होलो एंजाइम का दैट इज एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज कोफैक्टर। कोई भी एंजाइम जो है वो अपने एपो एंजाइम यानी कि अपने प्रोटीन वाले पार्ट की वजह से स्पेसिफिक होता है। हर एक एंजाइम अलग क्यों है, स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि वो अलग प्रोटीन से बना है, अलग एपो एंजाइम से बना है। और कोफैक्टर जो है वो मेनली काम क्या कर रहा है, इट इज फंक्शनैलिटी, इट इज शोइंग द फंक्शनैलिटी कि इस एंजाइम ने काम क्या करना है। ये नॉन प्रोटीन पार्ट डिसाइड करेगा, वो पार्ट किस चीज पर काम करेगा, ये प्रोटीन वाला पार्ट डिसाइड करेगा, और नॉन प्रोटीन डिसाइड करेगा कि काम करना कैसे है, और प्रोटीन वाले के साथ मिलकर उसका काम को देखेगा। तो देखते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं और क्या करते हैं। कोफैक्टर्स जो हैं एंजाइम्स के साथ करने वाले, एंजाइम के साथ फंक्शन करने वाले नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दे आर ऑर्गेनिक, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनते हैं। दे आर स्मॉल, स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर वेट इनका ज्यादा नहीं होता, लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, और हमेशा ही एपो एंजाइम के साथ ही काम कर सकते हैं। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर ये चाहे कि हम अकेले काम कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होगा, इनको एपो एंजाइम के साथ मिलकर ही काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये जो हमारे पास एपो एंजाइम है जिसने अपने साथ कोफैक्टर को जोड़ा हुआ है, अगर इन दोनों की बॉन्डिंग जो है वो लूज है, बहुत अच्छे से जुड़े नहीं हुए हैं एपो एंजाइम और कोफैक्टर, तो इस तरह का एंजाइम कहलाता है को एंजाइम, जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम और कोफैक्टर लूजली जुड़े हुए हैं, दे आर नोन एज को एंजाइम। ऐसे को एंजाइम का एग्जाम्पल है विटामिन B1 जिसको हम बोलते हैं थायमीन। ये भी एक तरह से हमें एज एन एंजाइम ही काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। एंड विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। अब क्या है ये राइबोफ्लेविन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इट इज अ कोएंजाइम। इसके अंदर एपो एंजाइम और कोफैक्टर जो है वो लूजली अरेंज्ड है। तो जब ये खुल जाता है अरेंजमेंट तो इसमें से निकलता है दिस इज एपो एंजाइम और इसका साथ में कोफैक्टर। ठीक है, और ये फिर फर्दर आगे, अब ये जो FMN क्या है, FMN इज फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड। ये कहाँ पर काम आते हैं, ये हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।
कि फूड का अभी तो हमने डाइजेशन में सिंपल एक बात कर दी थी, कार्बोहाइड्रेट टूटे ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो है सेल के अंदर गया और सेल में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। अब ये सेल के अंदर ग्लूकोज से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी कैसे रिलीज हुई, इस पर एक पूरा चैप्टर है, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। खाली प्लांट्स में नहीं, एनिमल्स में भी ये प्रोसेस होता है, लेकिन आपके जो बुक में चैप्टर है दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो ये फूड का कैसे ब्रेक डाउन होता है स्टेप वाइज, ये उसमें आएगा, और उस ब्रेक डाउन में यूज होगा एफएमएल। ठीक है, जो हम विटामिन खाते हैं ये लूजली अरेंज होता है, अलग हो जाता है, और फिर हमारे हर एक सेल को ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। डाइजेस्ट मीन्स ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। कैसे करता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स कैसे एक्ट करते हैं। सिंपली अगर देखें हम तो कोई भी एंजाइम है वो किसी सबस्ट्रेट पर, किसी भी जो जिस चीज को काम करवाना है उस पर एक्ट करता है और उससे बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो सबस्ट्रेट है इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर देता है एंजाइम, और वो अब सबस्ट्रेट जो पहले जैसा नहीं रहता, अब हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अभी भी प्रोडक्ट एंजाइम के साथ जुड़ा होता है, तो दिस इज एंजाइम एंड प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और फिर कुछ टाइम के बाद एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन पूरा हो गया। सबस्ट्रेट क्या है, ये रॉ मटेरियल है, एंजाइम के साथ जुड़ा, दोनों जुड़कर ES कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, और अभी भी जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम से कुछ देर के लिए जुड़ा रहेगा। जब वो अलग हो जाएगा तो फिर से एंजाइम अलग, प्रोडक्ट जो है वो यूज कर लेंगे हम, और एंजाइम जो है वो फिर से एक नए सबस्ट्रेट को पकड़कर नया केमिकल रिएक्शन जो है वो पास करेगा। अब ऐसा ये एंजाइम कैसे करते हैं, इसको करने के लिए अगर हम देखें तो कोई भी जो एंजाइम है उसके पास जो है एक उसकी कॉन्फ़िगरेशन में, उसके स्ट्रक्चर में अटैचमेंट के लिए, सबस्ट्रेट के अटैचमेंट के लिए, या कोई भी चीज है जिससे उसने अटैच होना है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, कोई भी चीज है जो भी सबस्ट्रेट है उससे अटैच होने के लिए एंजाइम के पास ये एक इतनी सी स्पेस होती है, उसने अपने पास कुछ जगह छोड़ी होती है जिससे कि ये अटैच हो सके। और जो अटैच होने वाला सबस्ट्रेट है उसकी शेप बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा कि एंजाइम के अंदर स्पेस है। अगर मान लो ये एंजाइम जो है पेप्सिन एंजाइम है, जिसने किस पे एक्ट करना है, प्रोटीन्स पे, तो जैसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वैसा ही पेप्सिन एंजाइम के पास जो है उसमें फिट करने को है। जैसे छोटी छोटी पजल्स नहीं आती है, ब्लॉक्स आती है, एक दूसरे में फिट करने होते हैं, तो बिल्कुल इन दोनों का फिटिंग वाला अरेंजमेंट होता है कि एक के पास कैविटी है और दूसरा उसमें जाकर उसी शेप में फिट हो जाता है। तो दिस इज एन एंजाइम जिसके पास सबस्ट्रेट को फिट करने के लिए स्पेस है और सबस्ट्रेट उसमें जाकर बिल्कुल फिट हो जाता है। अब ये क्या बन गया, दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो सबस्ट्रेट है, एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट की कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा चेंज करेगा, इसकी शेप और साइज को बदल देगा। ठीक है, शेप साइज बदलना मतलब ये अब हमें कुछ इस तरह का दिख सकता है। एंजाइम अपना काम करके सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा। तो अब ये जो सबस्ट्रेट था इसके अंदर रिएक्शंस हो गए, इसके कुछ बॉन्ड टूट गए, कुछ बॉन्ड नए बन गए, तो फाइनली ये ऐसा हो गया, इसकी शेप चेंज हो गई क्योंकि इसमें कई चीजें टूट गई और कई चीजें ऐड हो गई। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना, दिस इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब इसमें से एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और ऐसे ही ये एंजाइम भी यहाँ से अलग हो जाएगा और फिर ये वापस अपनी पहले जैसी कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा और फिर से एक नया सबस्ट्रेट पकड़ेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा इनटू अ प्रोडक्ट। तो
एंजाइम एज इट इज रह जाता है और वो रीयूज हो सकता है, और प्रोडक्ट जो है वो जैसे सेल ने एनर्जी के लिए किसी ने भी जैसे भी यूज करना है उसको उस तरीके से वहां पर यूज कर लिया जाता है। इस तरह से स्टेप वाइज जो है वो एंजाइम्स जो है वो एक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तो एंजाइम्स के एक्ट करने का ये तरीका होता है। बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट की, सिर्फ उसको चेंज किया जाता है, उसके बॉन्ड्स थोड़े और जोड़े जाते हैं। ठीक है, अगर हम इस पूरी चीज को एक ग्राफ की फॉर्म में देखें तो कहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है और कहां पर यूज अप हो रही है, तो हम एक ग्राफ बनाते हैं बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों की देखेंगे हम, और दूसरा है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एक्स पे सॉरी। इधर हम देखते हैं कि रिएक्शन जैसे से बढ़ रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं एनर्जी का क्या स्टेटस है। तो जैसे से रिएक्शन बढ़ रहा है, ये मैं आपको लेट मी शो इट विद डिफरेंट कलर्स। मैं आपको रेड कलर से दिखा रही हूँ कि सबस्ट्रेट में किस तरह से है। ये सबस्ट्रेट जो है जैसे से रिएक्शन बढ़ा, सबस्ट्रेट जो है पीक पे आया, उसके बाद सबस्ट्रेट खत्म हो गया। इसकी जो है पोटेंशियल एनर्जी एक बार बढ़ी, जब रिएक्शन हुआ उस टाइम पे बढ़ी, और उसके बाद फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी वापस कम हो गई। दिस इज फॉर सबस्ट्रेट, मैं एस से लिख रही हूँ। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी से शुरू हुआ, ये प्रोडक्ट जो है पीक पे गई इसकी पोटेंशियल एनर्जी एंड अगेन लो हो गई। दिस इज प्रोडक्ट। तो अगर हम देखें तो दोनों का एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है बीच में हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, दिस एनर्जी डिफरेंस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो एनर्जी लगी, उसको एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी लगी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर हम ये देखें एनर्जी लेवल डिफरेंस, एस का ये है एनर्जी लेवल और प्रोडक्ट यानी कि सबस्ट्रेट का ये एनर्जी लेवल है पोटेंशियल एनर्जी, और प्रोडक्ट की ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो अगर हम प्रोडक्ट की, यहाँ पर तो मैंने प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा दिखाई है, अगर प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम हो, एस से कम हो, अगर ये यहाँ पर हो, सपोज मैं इसको डॉटेड दिखा रही हूँ क्योंकि हम इसको सपोज कर रहे हैं कि अगर ये ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट है इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट से कम है, तो इस तरह का रिएक्शन क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज होगी, और एंडोथर्मिक जिसमें कंज्यूम होगी। बताइए विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट विल बी। केमिस्ट्री आप लोग मेरे से ज्यादा पढ़ते हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। Raise your hands. सांझी सानिया। एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ये। ठीक है, तो और जो दोनों के बीच की जो डिफरेंस है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एंजाइम की क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी उसको एनर्जी चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। अब ये जो रिएक्शंस हैं एक्सोथर्मिक होंगे, एंडोथर्मिक होंगे, ये क्यों होंगे और ये एंजाइम्स किस वजह से ज्यादा काम करेंगे या कम काम करेंगे, क्या फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पे असर डालते हैं। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। किसी भी एंजाइम को काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है। ज्यादातर एंजाइम्स 25 टू 40 डिग्री तक ही काम करते हैं। अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो एंजाइम जो है इट बिकम्स इनएक्टिव, और टेम्परेचर बढ़ा दें तो ऐसा नहीं कि एक्टिविटी बढ़ जाएगी, अगेन इट बिकम्स इनएक्टिव।
तो एक ऑप्टिमल और मिनिमम टेम्परेचर पर ही एंजाइम काम करेंगे। ठीक है, अगर हम कम करते हैं तो भी डिक्लाइन होता है, अगर हम ज्यादा करते हैं टेम्परेचर तो भी प्रोसेस जो है वो डिक्लाइन होता है, उसका रेट जो है वो स्लो हो जाएगा कि एंजाइम काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर में जो एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और लो टेम्परेचर पर सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों कंबाइन ही नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि एंजाइम हमने पढ़ा बेसिकली किस चीज से बना है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, और हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन्स जो है वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, उनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं। अगर बॉन्ड्स टूट गए तो एंजाइम ही टूट गया, और एंजाइम टूट गया तो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं होगा, और लो टेम्परेचर पर भी नहीं काम करते, क्योंकि लो टेम्परेचर पर भी जो है ये डीनेचर्ड हो जाते हैं, इनका जो है स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो अगर एक एंजाइम ये वाला स्ट्रक्चर वाला है जिसमें आपको सबस्ट्रेट नहीं जोड़ना है, और अगर इसकी शेप हो जाए लाइक दिस, और हमारा सबस्ट्रेट किस शेप का है, सबस्ट्रेट अगेन अभी स्फेरिकल है, तो ये यहाँ पर फिट नहीं बैठा। जब तक ये दोनों फिट नहीं होते तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और ये टूट जाएगा, आगे का रिएक्शन जो कि एंजाइम प्रोडक्ट बनना था वो नहीं हो पाएगा। तो टेम्परेचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ऐसे ही एक ऑप्टिमल पीएच भी चाहिए होता है काम करने के लिए एंजाइम्स को। अगर एसिडिक कर देंगे तो भी रुक जाएगा, बेसिक कर देंगे, उसको अल्कलाइन कर देंगे तो भी वो रिएक्शन रुक जाएगा। सेकेंड चीज एक जो इम्पोर्टेंट है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर हम एक एंजाइम है इसको सबस्ट्रेट ही नहीं देंगे तो रिएक्शन कैसे होगा? ऑब्वियस है, अगर इसको कोई रॉ मटेरियल मिलेगा तो ही उससे अटैच करेगा और रिएक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रॉ मटेरियल बहुत सारा प्रोवाइड कर देंगे तो रिएक्शन बहुत फास्ट होंगे, ऐसा भी नहीं होता। हर एक एंजाइम की एक लिमिट होती है, एक सैचुरेशन लेवल होता है। सैचुरेशन मतलब बस, अब इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। अगर सपोज कर लो ये कोई एंजाइम है और इसकी कैपेसिटी कितनी है कि 100 ग्राम सबस्ट्रेट की, तो अगर आप इसको 70 ग्राम देते हो तो आउटपुट कम है, लेकिन अगर आप इसको 150 ग्राम सबस्ट्रेट दे देते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हम डाइजेशन की बात करें कि अगर हम थोड़ा खाना खाते हैं तो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहता है, और अगर हम जरूरत से बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहेगा। जितनी जरूरत है, जितनी एंजाइम की कैपेसिटी है, हम उतना ही खाना खा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक एंजाइम क्या है, अपना एक सैचुरेशन लेवल। तो ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ और रिएक्शन करते जाओ, खाना खाते जाओ और वो डाइजेस्ट होता जाएगा। नो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म। इसके अलावा कभी कभी इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पूछा जाता है। वैसे तो ये +2 का टॉपिक है। क्लास ओवर हो रही है बेटा, प्लीज ज्वाइन कर लेना। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बता देती हूँ, ज्यादा नहीं है लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, कई स्कूल्स में ये पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ कि डीएनए कैसा दिखता है। अभी नहीं मैं ड्रॉ करी, नेक्स्ट अभी ज्वाइन करोगे तभी ड्रॉ करूंगी मैं, अदरवाइज मेरा ड्रॉ किया हुआ बेकार जाएगा। ठीक है, तो आज ये चैप्टर खत्म और कल से हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे प्लांट के लिए।